नमस्कार। इंडिया एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। खैर आज 5 नहीं 6 खबरें हैं और बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। ताजा जानकारी मैं आपको दूंगी। देश और दुनिया में किस तरह के हालात बने हुए हैं, साथ ही पाकिस्तान से आज एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई। पाकिस्तान में आज एक प्लेन क्रैश हो गया, तो उस पर भी ताजा जानकारी मैं आपको दूंगी। और साथ ही आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उसकी अगुवाई की थी। उस बैठक में क्या कहा गया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और साइक्लोन अम्फान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल का आज दौरा कर रहे हैं, हवाई दौरा, तो उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे पाकिस्तान में जो आज प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में। आपको सबसे पहले बड़ी जानकारी मैं आपको दे देती हूं। पाकिस्तान में आज बड़ा विमान हादसा हो गया। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गई। इस प्लेन में 90 लोग सवार थे, मतलब 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये सभी इनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। 99 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि 107 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक जो कॉमन डेटा है वो ये है कि 99 कम से कम 99 लोगों की मौत हो गई है। सभी जो भी सवार थे इस प्लेन में वो सभी के सभी मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक विमान रनवे पर लैंड करने से ठीक 1 मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान एयरबस A320 दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना हुआ था और कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले ये विमान रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में गिर गया, जो एयरपोर्ट से काफी नजदीक थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक घायलों को कराची के सिविल अस्पताल और जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाया गया। ये डॉन के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाया है। उस विमान में जितने भी यात्री सवार थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, कोई भी सर्वाइवर, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। इसके साथ ही फिलहाल क्या क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो फिलहाल आर्मी क्विक रेस्पॉन्स फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स की जो टीम है वो वहां पर राहत और बचाव का काम कर रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें मकानों के ऊपर से धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था। और इस दुर्घटना की जो वीडियो सामने आए, रिकॉर्ड किए गए, उनमें ये दिख रहा है कि गली में खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं वो भी जलती हुई दिख रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी नहीं बचा है और 107 लोगों की मारे जाने की खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 99 लोगों के मारे जाने की खबर है, यानी कि जो जितने भी यात्री इसमें सवार थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। अगर पाकिस्तान में अब तक हुए विमान हादसों को देखें तो ये पाकिस्तान के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा है। हवाई दुर्घटनाओं के आंकड़े जुटाने वाली संस्था एयरक्राफ्ट क्रैश रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा विमान हादसा 28 जुलाई 2010 को हुआ था और इसमें इस्लामाबाद के पास ये हादसा हुआ था और इसमें 152 लोग मारे गए थे। और इसके बाद दूसरा बड़ा हादसा 20 अप्रैल 2012 को हुआ था। इसमें भी 127 लोगों की मौत हुई थी। तो आज जो पाकिस्तान के कराची में ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसे पाकिस्तान के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 107 लोगों की मौत हो गई है। 107 मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 99 लोगों के भी मारे जाने की खबर है। तो ये आज की अभी की जो ताजा जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने जांच के आदेश दे दिए हैं और फिलहाल राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। अगली खबर बढ़ेंगे और बात करेंगे साइक्लोन अम्फान के बारे में। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और इस वक्त हमने देखा कि एक सुपर साइक्लोन अम्फान जो है उसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में किस तरह से तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था अम्फान से वो पश्चिम बंगाल को हुआ था। पश्चिम बंगाल में 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अम्फान के चलते। तो उसके बाद कल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को खुद आकर देखना चाहिए, हालात का जायजा लेना चाहिए कि इस वक्त जो प्रभावित इलाके हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के, वहां पर हालात कैसे हैं। जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ममता बनर्जी भी मौजूद थी। जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की तुरंत मदद पश्चिम बंगाल को देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो लोग मारे गए हैं अम्फान के चलते, उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे पहले कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 2.5 लाख रुपए की जो वित्तीय मदद का ऐलान किया था। इस घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सवाल भी उठा दिए। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए, अब वो फिलहाल ओडिशा की ओर ओडिशा चले गए हैं। ओडिशा में भी वो हवाई दौरा करेंगे, तो ओडिशा में वो लैंड कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने घोषणा तो कर दी है कि 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पैकेज है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से और भी मदद मांगी थी। हमने कहा था कि फूड सब्सिडी दी जाए, सामाजिक योजनाएं और केंद्रीय योजनाओं के लिए 53,000 करोड़ रुपए की मदद हमें चाहिए, लेकिन उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने बताया था कि पश्चिम बंगाल के 72 लोगों की मौत हो चुकी है अम्फान के चलते। 15 लोगों की मौत कोलकाता में हुई है। आज उन्होंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही थी कि बंगाल में, अकेले बंगाल में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है अम्फान के चलते और 7 से 8 जिले इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कोलकाता और राज्य के जो अन्य निचले हिस्से हैं वहां पर पानी भर गया और तबाही के जो निशान हैं वो स्पष्ट तौर पर अब भी देखे जा सकते हैं। पुल नष्ट हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा में भी 1.5 से 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो साइक्लोन अम्फान जो है वो साल 1999 के बाद देश में सुपर साइक्लोन था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तबाही उसने मचा दी और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि 80 लोगों की मौत हुई। राजधानी कोलकाता में 15 लोगों की मौत हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और वो भी साइक्लोन अम्फान से ही जुड़ी है और कोरोना वायरस से जुड़ी है। आज विपक्षी दलों ने एक बैठक की थी। कोविड-19 और उसके चलते जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसके साथ ही साइक्लोन अम्फान के मुद्दे पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने विपक्षी दलों के साथ ही बैठक की। इस बैठक में 22 विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें आरजेडी की तरफ से राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा, आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाकपा के डी राजा शरद यादव, राजद के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, एन के प्रेमचंद्रन, जयंत सिंह, बदरुद्दीन अजमल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार और शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। विपक्षी दलों की बैठक थी और इस बैठक में जो सबसे पहली चीज हुई वो ये कि चक्रवात अम्फान, जो सुपर साइक्लोन अम्फान के बारे में मैं आपको जिक्र कर रही थी, उसमें उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस बैठक में पास किया गया और साथ ही कहा गया कि जो जितने भी 22 विपक्षी दल इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे, मदद की गुहार लगाएंगे कि वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और हम इसके लिए केंद्र से आह्वान करेंगे। तो ये जो विपक्षी दलों की बैठक थी, इसमें सबसे पहली चीज क्या हुई कि जो साइक्लोन अम्फान है उसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके साथ ही बैठक को चेयर कर रही थी सोनिया गांधी और सोनिया गांधी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज जिसकी घोषणा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा कि ये इस देश की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है। प्रवासियों और देश के 13 करोड़ परिवारों की सरकार ने बड़ी क्रूरता से अनदेखी कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष सरकार से मांग उठाता आया है, लगातार ये कहता आया है कि गरीबों के खाते में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठता हुआ नहीं दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर एक और आरोप लगाया और ये आरोप आज का नहीं है, लगातार जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है उसके बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल लगातार
मोदी सरकार से सवाल पूछते आए हैं कि लॉकडाउन को लेकर उनकी रणनीति क्या है। तो सोनिया गांधी ने आज एक बार फिर दोहराया कि सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन लगाया है उनकी रणनीति क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के जो मानदंड है, यानी कि किन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बारे में अनिश्चितता जारी है, उसके बारे में कोई कुछ साफ नहीं हो पाया है। और साथ ही लॉकडाउन से बाहर निकलने की क्या रणनीति है सरकार की, वो भी सरकार स्पष्ट तौर पर बता नहीं पा रही है। तो आज जो विपक्षी दलों की बैठक थी उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि जो चक्रवात अम्फान था उसको लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया सर्वसम्मति से। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो इस देश के नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक था। 13 करोड़ परिवारों के साथ मजाक किया, उनकी अनदेखी की है मोदी सरकार ने, और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी सवाल पूछा गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के चलते देश में आर्थिक संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या यूएन हो। सभी बड़ी एजेंसियां, सभी बड़े इंस्टीट्यूशंस ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी गहरा सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। तो आरबीआई भी लगातार समय समय पर घोषणाएं कर रहा है और आरबीआई ने आज कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर जो नए उपायों की घोषणा की है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कहा कि संक्रमण के चलते जो संक्रमण बढ़ा है कोरोना के चलते, उससे लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के चलते देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो पूरे साल के लिए यानी 2020-21 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नकारात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सिर्फ जो दूसरी 6 माही है उसमें थोड़ी हो सकता है कि थोड़ा सुधार आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नकारात्मक ही रहेगी। साल 2020-21 में जो जीडीपी की विकास दर है या उसे वृद्धि दर हम कहें, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव रहेगी। साथ ही आज आरबीआई ने कुछ बड़े कदम उठाए, उसकी जानकारी मैं आपको देती हूं। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और अब जो रेपो रेट है वो 4% पर आ गया है। इसका उद्देश्य है नकदी उधारकर्ताओं के लिए उधार दरों को कम करना। साथ ही रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.5% पर आ गया है। रेपो रेट में कटौती हो गई है, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब लोन सस्ता हो सकता है, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो या टर्म लोन हो। ये माना जा रहा है कि लोन सस्ता हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में इसके और ज्यादा सस्ते होने की उम्मीद है। इसके साथ ही आरबीआई ने 31 अगस्त तक टर्म लोन पर स्थगन के 3 महीने के विस्तार की भी घोषणा की है, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि लॉकडाउन के चलते कई कंपनियां जो हैं वो अपना बकाया भुगतान जो है वो नहीं कर पा रही हैं, उसको करने में असमर्थ हैं। तो इसलिए जो लोन की ईएमआई है उसको चुकाने की मोहलत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने एक अच्छी बात जो उन्होंने कही वो ये कि रबी के मौसम में जो फसलें हुई हैं वो अच्छी पैदावार हुई है इस बार, और ये एक आशा की किरण के तौर पर सामने आए हैं। और साथ ही इस बार जो है सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की गई है, तो हो सकता है कि अच्छी पैदावार के चलते जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ी मजबूती मिले, उसमें थोड़ा सुधार दर्ज हो। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत में मांग घट रही है क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मांग घट रही है, बिजली, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनकी खपत घट गई है और इससे क्या हुआ है कि जो निजी उपभोग है उसमें कमी आई है, वो प्रभावित हुआ है, निवेश रुक गया है। उन्होंने कहा कि महामारी से जो सरकारी राजस्व है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि भारत में मार्च के महीने में जो औद्योगिक उत्पादन है, इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 17% तक घट गया, जबकि जो विनिर्माण गतिविधियां हैं यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो गतिविधियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, वो 21% तक घट गई। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुख्य उद्योगों के उत्पादन में 6.5% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी बात कही थी। तो कुल मिलाकर आज आरबीआई ने बड़ी घोषणा की और जो कंपनियां बकाया भुगतान चुकाने में असमर्थ हैं उनको इसके बाद थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि उनके लिए अब 3 महीने की समय अवधि और बढ़ा दी गई है और साथ ही रेपो रेट जो है वो 4% पर आ गया है। तो उससे माना जा रहा है कि जो लोन है
वो सस्ते हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि होम लोन है या ऑटो लोन है वो सस्ती दरों पर मिल सकते हैं, और अब लोन और ज्यादा सस्ते हो सकता है कि आगे भविष्य में थोड़े और ज्यादा सस्ते हो जाएं। हालांकि ये कहा जा रहा है अभी कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ से और एनबीएफसी कंपनीज की तरफ से जो मांग उठाई गई थी, आरबीआई ने उस पर कोई घोषणा नहीं की गई है। अभी भी लगातार उस सेक्टर की तरफ से और ज्यादा मदद की गुहार लगाई जा रही है। हो सकता है आरबीआई आने वाले दिनों में बैंकिंग और एनबीएफसी को भी उनके लिए भी कुछ राहत की घोषणा करे। लेकिन इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनकी सेविंग्स हैं और जो पेंशनर्स हैं उनको थोड़ा झटका लग सकता है, उनके जो रिटर्न्स हैं उसमें कमी आ सकती है। तो आज आरबीआई ने बड़ी घोषणाएं की। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि भारत में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कितने पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कहा गया। तो भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है, लॉकडाउन के आज 59वां दिन है और कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,000 को पार कर गई है। आज सुबह 9 बजे तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक 1,18,447 कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या है देश में। और साथ ही पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में भारत में 6,088 नए मामले दर्ज किए गए कोरोना के, और ये एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले, अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखा गया कोरोना मामलों में। कोरोना के चलते देश में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3,583 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते। हालांकि 48,533 लोग इस बीमारी को हराने में, इसको मात देने में भी कामयाब हुए हैं, और रिकवरी रेट जो है वो 40.97% पर पहुंच गई है। अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं सामने, सबसे पहले ये कि भारत में जो डबलिंग रेट है, यानी मामले कितने दिनों में दोगुने हो रहे हैं, तो जो डबलिंग रेट है वो 13 दिन पर आ गई। यानी कि हर 13 दिन में भारत में जो कोरोना के मामले हैं वो दोगुने हो रहे हैं, और ये डबलिंग रेट बाकी देशों की अगर तुलना की जाए तो भारत में काफी अच्छी है, 13 दिन है। जो मृत्यु दर है वो 3% है। इसके साथ ही देश में जो कुल संक्रमित मामले सामने आए उनमें से करीब आधे मामले 8 मई के बाद दर्ज किए गए। यानी 8 मई तक देश में 56,000 मामले थे कोरोना संक्रमण के। तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 8 मई के बाद से, यानी कि जब लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हुआ उस दौरान आधे मामले जो हैं वो बढ़ गए। इसके साथ ही 2 बड़ी चीजें और कही, वो ये कि अभी जितने एक्टिव केसेस हैं देश में उनमें से 80% सिर्फ 5 राज्यों से सामने आए हैं, और वो 5 राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों से 80% मामले अब तक दर्ज हुए हैं, और देश के 10 ऐसे शहर हैं जहां से कुल मामलों के 70% कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, और वो शहर हैं सबसे पहले मुंबई में 25,000 मामले क्रॉस हो चुके हैं। उसके बाद राजधानी दिल्ली, राजधानी में आज 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चेन्नई में 9,000 के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है। अहमदाबाद में भी 10,000 के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है। ठाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद और औरंगाबाद, ये जो 10 शहर हैं यहां से अब तक कोरोना के 70% मामले सामने आए हैं। अब अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 41,000 को पार कर गई है, और मुंबई में जैसा कि मैंने बताया कि 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,454 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु में 13,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तमिलनाडु में 13,967 मामले अब तक सामने आए हैं। गुजरात में 12,910 मामले सामने आए हैं। मौतों की संख्या में गुजरात दूसरे नंबर पर है और गुजरात में अब तक 773 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में आज पिछले 24 घंटों में 660 नए मामले दर्ज किए गए और ये भी रिकॉर्ड है। यानी कि राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों से लगातार 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और आज सारे रिकॉर्ड टूट गए दिल्ली में और आज सबसे ज्यादा 660 मामले दर्ज किए गए। और इसके बाद राजधानी दिल्ली में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 12,319 हो गई है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 150 नए मामले दर्ज किए गए और राजस्थान में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 6,377 है। राजस्थान में 152 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 5,500 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में 2,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। बिहार में 2,000
10 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश में 2500 का आंकड़ा पार हो चुका है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, जो चिंता वाली बात है, वो ये कि देश के जो 10 शहर हैं, अकेले उन 10 शहरों से 70% मामले सामने आए हैं और सिर्फ 5 राज्यों से 80% मामले अब तक सामने आए हैं। वो 5 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। और सबसे आखिर में बात करेंगे पूरी दुनिया में कोरोना के चलते क्या हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में 180 से ज्यादा देशों में कोरोना फैल चुका है और 51 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अगर आंकड़ों को देखें तो शाम को 4 बजे तक 51,21,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की तादाद 3,33,000 हो गई है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो है अमेरिका। अमेरिका में 15 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अमेरिका में 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही ब्रिटेन, मौतों के आंकड़ों में ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन में 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर हम संक्रमण के मामलों को देखें तो दूसरे नंबर पर है रूस, और रूस में 3,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहां पर 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और तीसरे नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील लैटिन अमेरिका का कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है और ब्राजील में 3,10,000 मामले सामने आ चुके हैं। 20,000 से ज्यादा वहां लोगों की मौत हो चुकी है। जो यहां एक हैरानी वाली बात यह है कि पिछले महीने यानी 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की जो संख्या थी वो 10 लाख थी। लेकिन अब 22 मई को वो जो संख्या है वो 5 गुना बढ़ गई है। यानी देखिए कि 2 अप्रैल से लेकर 22 मई तक जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है पूरी दुनिया में वो 10 लाख से 50 लाख हो गई, यानी कि 5 गुना बढ़ गई। और ये एक चिंता की बात है, एक हैरानी वाली बात है। कल ही जैसे कि मैंने बताया था कि WHO ने कहा था कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो रहा है या समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वो इसे हल्के में ना लें, इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उससे ये नहीं लगता है कि कोरोना अभी थमने वाला है। और कुछ देशों में कोरोना की सेकंड वेव जो है उसे भी उसकी भी आशंका जताई जा रही है, चाहे वो ब्रिटेन हो। आज अमेरिका में भी यही बात कही गई। अमेरिका में कहा गया कि वहां पर कभी भी कोरोना की जो सेकंड वेव है वो आ सकती है। चीन में भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर भी सेकंड वेव आई है, तो वुहान शहर में। तो लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में ये कहा जा रहा है कि सेकंड वेव भी आ सकती है। आज जब विपक्षी दलों की बैठक थी तो सोनिया गांधी ने कहा कि पहले ही लग रहा था कि 21 दिनों में कोरोना जो है उससे हम जीत जाएंगे, उसको हम हरा देंगे। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अनियंत्रित मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो देश हो या दुनिया हो, उससे ये साफ हो गया है कि कोरोना से नियर फ्यूचर में कोई राहत मिलती नहीं दिखेगी। साथ ही दक्षिण सूडान के बारे में बात करेंगे। सूडान में अब तक 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के। लेकिन वहां पर भी चिंताजनक बात क्या है कि वहां पर 10 कैबिनेट मंत्रियों में कोरोना पॉजिटिव वो मंत्री पाए गए हैं। यानी कि सूडान के 10 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वहां पे जो कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो सिर्फ 300 है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में 50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। पाकिस्तान में तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले लॉकडाउन में छूट दी गई थी और उसके बाद से वहां पर हर रोज जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उनके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभावित जो प्रांत है, जो प्रोविंस है, वो है सिंध। सिंध में 19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और पाकिस्तान में हवाई सेवाओं को भी खोल दिया गया है, जिसके बाद हमने देखा कि आज वहां इतना बड़ा विमान हादसा हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सिर्फ पेशावर एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होगा। लेकिन हवाई उड़ानों को भी खोल दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन यातायात वहां पर पहले से खोल दिया गया था और रमजान को देखते हुए लॉकडाउन में छूट दी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन में छूट के बाद, क्योंकि रमजान का महीना है, लोग बड़ी संख्या में बाजारों में निकल रहे हैं, उसके चलते कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में 28,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इस बीच यूएस यानी अमेरिका में आप देखिए कि
लॉकडाउन था वहां पर। उसके बाद लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, कई राज्यों ने लॉकडाउन वापस ले लिया। लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की वहां पर बातचीत चलती रही। इस बीच में जो वहां पर बेरोजगारी जो दर है, या ये कहें कि जितने लोग वहां पर बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। यानी कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस में बेरोजगारी भत्ते के लिए 3.8 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, यानी लगभग 4 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। तो आप समझिए कि लॉकडाउन के चलते सिर्फ स्वास्थ्य पे ही नहीं, मतलब कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते सिर्फ स्वास्थ्य पे ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर, रोजगार पर कितनी गहरी चोट पड़ रही है कि यूएस में 4 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। और ये जो अमेरिका का कुल वर्क फोर्स है, जो यूएस का कुल वर्क फोर्स है, उसका 5वां हिस्सा है। इसके साथ ही आज एक बड़ी खबर आई कि आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के ताजा अपडेट में एप्पल ने कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नोटिफिकेशन फीचर को लॉन्च कर दिया है। तो ये भी जो ताजा अपडेट था वो मैंने आपको बताया। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। लाहौर से कराची जा रही थी एक फ्लाइट, लैंड करने से कुछ मिनट पहले ही वो क्रैश हो गई और इस हादसे में ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग सवार थे 107 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि 99 लोगों की मौत हुई है। तो कम से कम 99 लोगों की मौत हुई है और ज्यादा से ज्यादा 107 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही क्योंकि पाकिस्तान में हवाई सेवाओं को खोल दिया गया है लॉकडाउन में, दूसरी मैंने आपको खबर बताई थी कि अम्फान के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बंगाल के जो अम्फान प्रभावित क्षेत्र था उनका हवाई दौरा किया। उसके बाद वो फिलहाल ओडिशा में हुए। ओडिशा में वो भी हवाई दौरा करेंगे। जो प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित जिले हैं जहां पर अम्फान ने तबाही मचाई, उन इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया कि सोनिया गांधी की अगुवाई में आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 विपक्षी दलों ने बैठक की थी और बैठक में कहा गया था कि तूफान जो अम्फान है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। साथ ही देश के लोगों के साथ मोदी सरकार ने क्रूर मजाक किया है और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो सिर्फ और सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,000 को पार कर गई है और पूरी दुनिया भर में 51 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये थी 5 बड़ी खबरें। इस लाइव को शेयर जरूर करें और जाने से पहले जो मेरी आपसे गुजारिश रहती है, आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर एशिया वाली हिंदी को भेजना है और उस वीडियो में आपको बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, खुद को कैसे पॉजिटिव रख रहे हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9003074655 9003074655। ये एशिया वाली हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको एक वीडियो बनाकर भेजना है। आप जो वीडियो भेजेंगे वो हम अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे पोस्ट करेंगे और ये सारी खबरें जो भी मैंने आपको बताई ये आप एशिया वाली हिंदी की वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।